नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ओम लॉ क्या होता है या किस पर एप्लीकेबल होता है। इसके साथ में जानेंगे कि ओम्स लॉ एसी पर कार्य करता है या फिर डीसी पर कार्य करता है। ओम लॉ के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम ओम्स लॉ क्यों पड़ा। इसका नाम ओम्स लॉ इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम ओम नियम पड़ गया। जॉर्ज साइमन ओम के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 16 मार्च 1789 को हुआ था और इनकी जो डेथ हो गई थी वो 6 जुलाई 1854 को हो गई थी। इनका जन्म बावेरिया के इरलांगन में हुआ था और यह एक मैथमेटिक्स लेक्चरर के साथ साथ में एक फिजिक्स के टीचर भी थे। इन्होंने अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आविष्कार के दौरान ही एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ओम्स लॉ को खोजा था, उसका डिस्कवर किया था। ये हमारे वो वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम लॉ को स्थापित किया था, प्रतिपादन उसका किया था। ओम लॉ के बारे में और जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो जनरली जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक क्षेत्र में दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, उसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दूसरा जो हमारा करंट होता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के दर को ही हम करंट कहते हैं। तीसरा जो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को अपोज करने से, यानी कि करंट को सर्किट में आगे बढ़ने से जो रोकता है, उसी को हम रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनकर तैयार होगा हमारा इस प्रकार से तैयार होगा, यानी कि एक लीनियर ग्राफ होगा जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में होगा। ओम्स लॉ में हमेशा यही ग्राफ हमारा बनकर तैयार होता है, लीनियर ग्राफ, जो कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे जानते हैं कि ओम्स लॉ एसी पर कार्य करता है या कि डीसी पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली जो हमारे इंटरव्यू होते हैं या फिर जनरली वैसे भी पीपल्स जो है लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है वह एसी पर कार्य करता है या फिर डीसी पर कार्य करता है। तो आप लोगों को बताते चलिए कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वह एसी एंड डीसी दोनों पर कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या फिर कुछ ऐसे तथ्य हैं अगर जिनको हम ध्यान में रखें तो ये हमारा जो आंसर होगा वह अलग अलग जगह पर डिफर करता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ओम लॉ ऑन द बेसिस ऑफ V इज इक्वल टू आई आर, और दूसरा जो कंडीशन है कि ओम लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो आप जनरली बहुत सी जगह पर यहाँ देखते होंगे कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि V इज इक्वल टू आई आर, जो हमारा ओम्स लॉ होता है वह किस पे डिपेंड करता है, वह किस पे एप्लीकेबल होता है, एसी पे या फिर डीसी पे, तो यहाँ पर हम जनरली क्या आंसर मारेंगे, यहाँ पर डीसी मारेंगे। अगर यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर का जिक्र हुआ है तो वहाँ पर जो हमारा ओम्स लॉ होगा वह डीसी पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम यहाँ पर दूसरे की बात करें कि ओम लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि J मीन्स होता है करंट डेंसिटी, और यहाँ पर अगर ई की बात करें तो ये हमारा इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग ये जानते होंगे इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अगर ये फार्मूला देकर पूछ रहा है कि जो ओम्स लॉ होता है वह किस पर डिपेंड करता है, एसी पे या फिर डीसी पे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होता है वह एसी होता है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन निकल के क्या आया कि अगर सिंपली पूछ रहा है कि ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एसी एंड डीसी दोनों होगा। अगर वहाँ पर पूछ रहा है कि ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ V इज इक्वल टू आई आर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फार्मूला अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो जो हमारा ओम्स लॉ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डीसी पे। अगर यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई दिया गया है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ओम्स लॉ पूछ रहा है, तो वहाँ पर हमारा क्या सही होगा, एसी सही होगा। नहीं तो वहाँ पर हमारा जनरली कहीं पर अगर पूछा जाएगा विदाउट ये, अगर ये कोई रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया, V इज इक्वल टू आई आर नहीं दिया गया, या फिर J इज इक्वल टू सिग्मा ही नहीं दिया गया है, सिंपल पूछा गया है ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ओम्स लॉ जो हमारा होता है वह एसी एंड डीसी दोनों पर डिपेंड करता है। अगर हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है
ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम जनरली एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा एक बैटरी होगा या फिर सेल होगा। सेल के स्टडी क्रम में हम एक एमीटर जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीसी एमीटर होगा अगर हम डीसी पे कर रहे हैं, और अगर एसी पर कर रहे हैं तो वहाँ पर एसी एमीटर होगा। उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस का जो नेक्स्ट टर्मिनल होगा उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ये वोल्ट मीटर जनरली हमारा क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको शो करने के लिए होगा। तो जनरली हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है R होता है V/I होता है। तो हमें जो हमारा R होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ में हमारा R कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए R बराबर हम निकालेंगे। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज रीडिंग दे रहा होगा, मान लीजिए वोल्टेज हमारा 230 रीडिंग दे रहा है, तो यहाँ पर हम 230 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो करंट यानी कि जो हमारा एमीटर रीडिंग दे रहा है, जो भी हमारा एमीटर रीडिंग दे रहा होगा यहाँ पर हम एमीटर की रीडिंग लिखेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करके हम अपना R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारा R की वैल्यू आएगा वहीं पर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हमारा ओम्स लॉ को प्रूव करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।